हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। किससे रिलेटेड? एसएसटी से रिलेटेड, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमी सारे जो है सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं और एनसीईआरटी से देख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसको देखी होगी, और नहीं देखा है तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अभी केवल एक ही वीडियो पब्लिक हुआ है, आज ये सेकंड वीडियो है दिसंबर के लिए। और इसके पहले हमने 7 जुलाई के लिए, जो 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए कुछ टॉपिक्स कवर कराए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनीवेज, एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि अभी जो 17 सितंबर से एग्ज़ाम के लिए जो है नोटिफिकेशन आया था ना कि मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप किए जाएंगे, और उसमें डेट दी गई थी कि 1 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम होना है। तो अब वो पोस्टपोन हो गया है। अब जो एग्ज़ाम होगा वो मतलब 1 दिसंबर को ना हो कर के 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अब आप लोगों को 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। एनीवेज, चलिए ये सब बातें होती रहेंगी और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इस बात को याद रखिएगा कि आज के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उससे लिए हुए हैं। और इसको देख करके आपको ये पता चलेगा कि मतलब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं यूट्यूब पे जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कहीं वो केवल वन लाइनर तो नहीं है। तो इस वजह से भी मैंने ये सारे जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 2024 का क्वेश्चन है ना, वो सीटेट ने अपनी प्रवृत्ति से हट के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। क्यों? क्योंकि ना सीटेट का रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा लंबे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन इस बार मैंने देखा कि 2024 में उन्होंने काफ़ी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो आप उम्मीद मत करिएगा कि हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो हमेशा उनका जो है यही फॉर्मेट है कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन देते हैं, पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाए, और साथ में ऑप्शंस भी ट्रिकी देते हैं। अभी हम सॉल्व करते समय देखते चलेंगे। और आज वाले में मैंने पैडागोजी सीट मतलब एसएसटी की पैडागोजी, और साथ में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ये आपको किसके मिलेंगे, तो जियोग्राफी के मिलेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और पैडागोजी, इनके क्वेश्चंस आज आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब पॉलिटी से मिल जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा नहीं कि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। और एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चंस आ गया, हमारा जो प्रस्तावना है उसका आ गया, जो हमारा डीपीएसपी है, इन सारे क्वेश्चंस आ गए। तो उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ आपसे नहीं पूछा जाता है। एनीवेज, ये सब रहा एक बैकग्राउंड, ताकि आपको पता चले आज हम क्या देखने वाले हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि पता नहीं कुछ आता है या नहीं, कभी एग्ज़ाम क्लियर किया या नहीं, मुंह उठा के आ गए हैं लोग पढ़ाने, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं। इवन अभी तक मेरे वीडियो पे तो इस तरह का कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन मैंने देखा है टीचर्स के वीडियोस पे इस तरह के कमेंट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी कमेंट करने से पहले मैंने 2 बार अपना जो है सीटेट क्लियर किया हुआ है, 2 बार, और साथ में 1 बार यूपी टेट भी क्लियर किया हुआ है। और तब क्लियर किया है जब मेरा सेमेस्टर चल रहा था, यानी कि हम जब 3rd सेमेस्टर में थे तब मैंने 1 बार सीटेट क्लियर किया। मैं 4th सेमेस्टर में गई तब भी मैंने 1 बार सीटेट क्लियर किया हुआ है। तो चलिए, ये मेरा मतलब खुद का अनुभव है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिना किसी अनुभव के, बिना किसी नॉलेज के हम अपनी जो है जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये सब सोचने की गलतफहमी में मत रहिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और ये देखिए, ये क्वेश्चन ही आप देख लीजिए कितना लेंदी सा है। एक क्वेश्चन यहाँ तक जा रहा है कि स्क्रीन पे ढंग से दिख नहीं रहा। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होना था उसमें कवर करवाया हुआ था। विविधता नाम से टॉपिक था उसमें, और ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें से एक क्वेश्चन आ भी गया था। डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आए थे एग्जैक्टली, मतलब कि इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन डायरेक्टली एक क्वेश्चन फंसा हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में, यानी कि एक महिला है जिसको उन्होंने नर्स के रूप में बताया और एक पुरुष को इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में
तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं जो है वो तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का ये जो कथन है वो क्या परावर्तित करता है, यानी कि रोजी नाम की एक महिला है, उनसे जब पूछा गया, एक फिगर बनाने के लिए कहा गया, एक स्त्री और पुरुष का फिगर बनाइए और उन्हें मतलब किसी पेशे से जोड़ के दिखाइए, तो उन्होंने एक स्त्री को नर्स के रूप में जो है चित्रित किया है और पुरुष को इंजीनियर के रूप में। और उनका ऐसा मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो सौम्य होती हैं, मतलब थोड़ा उनके अंदर धीरज अधिक होता है और इस वजह से महिलाएं अच्छी नर्स बन सकती हैं, जबकि जो टेक्निकल की चीज़ें हैं, टेक्निक वाली चीज़ें हैं, उसमें महिलाओं का दिमाग नहीं चलता है। ऐसा आपने मार्केट में सुना भी होगा, लोग इस तरह की बातें करते भी हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है ये क्या व्यक्त कर रहा है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जेंडर स्थिरता, दूसरा है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा और तीसरा है जेंडर वर्गीकरण करना और तीसरा है जेंडर भेदभाव। तो आप देखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि जो होता है ना कि किसी एक जेंडर को लेकर के आपने अपने मन में एक भावना, मतलब कि एक धारणा बना ली है कि महिलाएं ये काम कर सकती हैं, पुरुष के लिए ये काम होता है। तो ये जो काम होते हैं इसको जब आप किसी भी चीज़ में जो है डिवाइड कर देते हैं, स्त्री पुरुष के काम को जब आप डिवीज़न करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली ये सोच करके कि स्त्रियां जो है मतलब सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा धीरजवान होती हैं, तो उनके लिए जो है डॉक्टर बनना ज़्यादा ठीक रहता है, टीचर बनना ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये सारी जो आपके अंदर से निकल रही हैं भावनाएं, हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे फिर हम देखेंगे अपना जो है ऑप्शन। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित जो है सर्वे करने के लिए कहना, दूसरा कह रहे हैं कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, तीसरा है स्थानीय चुनाव पर विचित्र दर्शाना और लास्ट है कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो आप सबने पढ़ा होगा, जब सेमेस्टर चल रहे थे तभी उसी में पढ़ाया गया था। मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है सेमेस्टर किया होगा तभी यहाँ तक आए हुए हैं मेरा वीडियो देखने। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्यार्थियों को करके सीखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए, करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जब विद्यार्थी करके सीखते हैं तो उनके माइंड में चीज़ें ज़्यादा टाइम तक जो है फिक्स हो जाती हैं और उन्हें जो है समझने में भी आसानी होती है। तो अगर आप जाके बच्चों को कहेंगे जाओ बाबू पड़ोस में जो चुनाव हो रहा है उस मतलब पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करो, तो उसमें उतना मतलब उनको समझदारी नहीं आएगी, उतना उन्हें समझ नहीं आएगा। तीसरा आप देखिए कि वृत्त चित्र दर्शाना, यद्यपि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है लेकिन उस लेवल का फ़ायदा नहीं होगा। हमें सबसे परफेक्ट आंसर इसमें खोजना होता है, उससे मिलता जुलता नहीं। और कह रहे हैं विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए, तो बच्चों को व्याख्यान के लिए तो वैसे भी नहीं, मतलब जो व्याख्यान वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना वो हाई स्कूल इंटर या फिर जो उसके ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और छोटे बच्चों के लिए इवन आप जब मतलब 6th to 8th क्लास का सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए वो कितने एज के होंगे, 10 साल 12 साल 15 साल, हाईएस्ट 15 साल, 15 साल भी नहीं जाएंगे, इवन 12-13 साल के बच्चे होंगे। तो उनको अगर आप किसी को दे देंगे बाबू इनको व्याख्यान करके बताओ तो बच्चों को उतनी समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप कक्षा में जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनाव का आयोजन करने के लिए कहेंगे, जैसे मैं जब 4th क्लास में थी तो मेरे स्कूल में जो है मेरे गांव से थोड़ा ही दूर पे मेरा स्कूल था, वहाँ पे ये जो है काम करवाया गया था। पूरे स्कूल से एक भैया थे उनको चुनाव में खड़ा करवाया गया था और सबसे वोटिंग कराई गई थी। सोचिए जब हम 4th क्लास में थे तब से ये चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हैं कि चुनाव जैसी भी कोई प्रक्रिया होती है तो वही आप करवा सकते हैं अपने विद्यालय में, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो सके। तो आप इसका जो राइट आंसर मारेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। जैसे मॉनिटर वगैरह का भी चुनाव करवा सकते हैं, क्लास में मॉनिटर वगैरह तो वैसे ही टीचर्स अपनी मर्जी से जो इनको पसंद होता है उसको बना देते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप चुनाव जैसी प्रक्रिया का आयोजन कर सकते हैं कि 2-4 कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, बच्चों को कहिए कि आप अपना अपना चयन कर लीजिए। तो ये सारे काम करवा के आप बच्चों को चुनाव जो प्रणाली है उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं।
तो आप देखिए कि आपसे मतलब जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस दैट मीन एसएसटी के बारे में लोगों के मन में किस तरह की धारणाएँ बनी हुई हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। दूसरा कह रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। तीसरा कह रहे हैं कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नौकरी के विकल्प केवल अकादमी यानी शिक्षाविदों में ही है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन ए बी सी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी डी सही है, या फिर मतलब कि ए सी एंड डी सही है। तो वैसे तो आप जानिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे मतलब सही हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा सोशल साइंस होता है वो एक गैर उपयोगी विषय है। अब जैसे दो चार लोग बैठे हों, अब उसमें जो है कोई बच्चा बीए किया हो, कोई मतलब कि बीएससी किया हो, और कोई जो है डिग्री लिया हो, तो आप देखिएगा कि जो बीए किया होगा बच्चा ना, सबसे ज़्यादा हीन दृष्टि से लोग उसे ही देखेंगे। क्यों? क्या करेगा, बीए किया है, कोई भी कर सकता है, कुछ ना आता जाता रहे तब भी कर लेगा। तो ये जो बीए करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में इस तरह की धारणा बन गई है कि जो सोशल साइंस होता है वो किसी भी काम का सब्जेक्ट नहीं होता। जबकि आप देखिए जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी विषय यही होता है। अब जैसे हमारा पॉलिटी ले लीजिए, अगर आपको पॉलिटी की नॉलेज है तो कोई भी कल को मुँह उठा के, अधिकारी भी आके आपको डाँट के नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके अधिकारों की समझ है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप कोई भी डिसीज़न लेंगे ना, तो आप ये सोच समझ के लेंगे कि जैसे कल को हिस्ट्री में उस तरह की कोई घटना हुई होगी तो आप उससे तुरंत उसको कोरिलेट करेंगे कि हाँ, अगर हम इस तरह का कोई काम करना चाहेंगे तो इसके क्या-क्या परिणाम, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें भी आप देखिए कि हिस्ट्री जो है वो आपको हेल्प करेगी। रियल लाइफ़ की मैं बात कर रही हूँ। और उसके साथ-साथ आप देखिए फिर चाहे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी में भी अगर आपकी उसकी समझ है, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, अगर समझ है तो आपके जो घर परिवार का बजट है आप उसको अच्छे से संचालित कर सकते हैं। वरना गैर तरतीब तरीके से लोग बजट बना करके हमेशा ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो आप देखेंगे रियल लाइफ़ में जीने के लिए, वो हिस्ट्री, पॉलिटी यही सब काम आता है। बाकी आपने कितना कॉस थीटा पढ़ा, कितना साइन थीटा पढ़ा, वो कहीं काम नहीं आएगा। अब ये बात अलग है कि मैथ का काम आता है लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा का काम नहीं आता। तो अब किसी भी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट से नीचा दिखाना ये बहुत गलत बात है। लेकिन मार्केट में इस तरह की पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं। तो ये देखिए कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हम देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। इसका इस तरह की भी बातें लोगों के मन में आपको दिख जाएंगी। और ये अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। तो ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। इवन आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो ये सोचते भी होंगे इतिहास नहीं लेना भैया। क्यों? क्योंकि बहुत तथ्य हैं, बहुत रटने पड़ता है। ये वाला युद्ध कब हुआ, वो वाला युद्ध कब हुआ, उस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है रटनी पड़ती हैं। तो इस तरह की भी पूर्व धारणा हमारे मन में होती ही है। लास्ट में देखिए कि जो सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी हैं उनके लिए नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों तक हैं। तो इस तरह की भी पूर्व धारणा लोगों के मन में होती है कि अगर कोई बंदा जो है सोशल साइंस पढ़ा है तो वो क्या कर सकता है जॉब में, आखिरकार उसको जॉब में क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो उड़ के क्या बनेगा, टीचर बन सकता है, इससे ज़्यादा क्या है। जबकि अगर आपने मतलब इलेक्ट्रिक में कोई भी काम किया, इलेक्ट्रिक दैट मीन्स अगर आपने साइंस साइड से कुछ पढ़ा है तो आपको जो नॉलेज है वो आपको रियल लाइफ में काम आएगी। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर पे ही इस तरह का कोई जो है मैकेनिक का दुकान वगैरह खोल सकते हैं। तो इस तरह की जो पूर्व धारणाएं हैं वो जो है आपको देखने को मिल जाएंगी सोशल साइंस को लेकर के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आप देखिए जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारे उष्ण मतलब कटिबंध होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसको बता दूंगी, एक बार बताने पे हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं हैं, ए और डी तक दी हुई हैं, ए बी सी डी, उसी में आपको बताना है कि किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है देशांतर, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है आतपन, चौथा है मतलब अक्षांश। और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ए सही है, मतलब कि ए में कह रहे हैं एक में कि ए सी और डी सही है, दूसरे में कह रहे हैं बी सी और डी सही है, तीसरा कह रहे हैं ए बी एंड डी सही है, चौथा कह रहे हैं ए बी एंड सी सही है। तो अगर आपको तापमान मतलब जो उष्ण कटिबंध, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली कटिबंध होते क्या हैं।
तो अगर हम सपोज दैट मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है, यद्यपि हमारी पृथ्वी का आकार ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जानने के लिए आप जानिए कि ये हमारी पृथ्वी है। तो आप देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसको कई कटिबंधों में बांटा गया है, कई जो है काल्पनिक रेखाएं मतलब खींची क्या गई हैं, मान ली गई हैं कि ये रेखाएं यहाँ पे हैं। इससे डिवीज़न करने में आसानी हो जाती है, कंट्री की लोकेशन जो है वो आप आसानी से समझ सकते हैं, और उस कंट्री में टेम्परेचर कैसा होगा ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसी वजह से हमारी पृथ्वी को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। तो आप देखिए कि वो रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, हम उसको कहते हैं 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा। आगे आप जाइएगा तो ये जो उष्णकटिबंध पड़ जाता है हमारा 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी, दैट मीन्स 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो आपको कटिबंध दिखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है उसकी रोशनी आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक मिलती रहेगी। इसके ऊपर आप जाएंगे 23.5 डिग्री से, जब आप ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो आप इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे आर्कटिक वृत्त। और जब आप सबसे ऊपर चले जाएंगे 90 डिग्री पे, तो ये आपको मिल जाएगा उत्तरी ध्रुव। और सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा। अगर आप दक्षिण में जाएंगे 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो हम उसे अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, और जब दक्षिण में आप 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो हम उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो और देखिए ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं आपने देखी होंगी ग्लोब पर, ये जो मतलब कि लंबी लंबी क्षैतिज रेखाएं खींची होती हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं अक्षांश। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो जो हमारी 0 डिग्री है यानी कि भूमध्य रेखा, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। और आप देखिए इसी ग्लोब पर एक रेखा होती है, लंबवत रेखाएं खींची होती हैं, और ये जो लंबवत रेखाएं हैं हम इन्हें कहते हैं देशांतर। देशांतर रेखाएं इन्हें कहते हैं। तो आप देखिए हमें मतलब कि अगर ये जानना है कि उष्णकटिबंध की जो संकल्पना है, अगर इसे बच्चों को समझाना है तो उन्हें किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें जो आप देशांतर रेखाएं देख रहे हैं इनका कोई आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन जो क्षैतिज रेखाएं हैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण तक आपको कौन सा कटिबंध मिल रहा है? उष्णकटिबंध। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा कि हमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं यानी कि जो क्या बोलते हैं अक्षांश है, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं, उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ग्लोब की भी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से हमें ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए। बाकी अगर ग्लोब नहीं भी है, आपने वैसे ही मैप वगैरह में देखा है, तब भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आपतन जो है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ अननेसेसरी पॉइंट है तो वो है देशांतर। हमें देशांतर की आवश्यकता नहीं, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है टेम्परेचर या कटिबंध को डिसाइड करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देखिए कि ऑप्शन ए को छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए आपको 3 जगह पे मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन जो बी है वो आंसर में मिल जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ आ रही होगी, पॉइंट समझ आ रहे होंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको जो है उपयुक्त कारण का जो है चयन करना है। और इसका पहला ऑप्शन क्या है? मध्य तापमान और मध्य वर्षा। दूसरा है कि भारी वर्षा उच्च तापमान। तीसरा है कि निम्न वर्षा और उच्च तापमान। और चौथा है मध्य वर्षा और उच्च तापमान। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि भारी वर्षा और उच्च तापमान, यानी कि हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर होगा, तभी जो है वहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, और ये देखिए अक्षांश के बारे में ही कह रहे हैं कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? और आप देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अभी हालांकि मैंने इसको बता दिया, ऊपर जो है एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। कह रहे हैं कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि जो उत्तर ध्रुवीय वृत्त है वो कहाँ पे है? 90 डिग्री। ध्रुवीय जो वृत्त है वो 90 डिग्री है, वो तो ये तो नहीं है, 23.5 डिग्री दिया हुआ है, तो साफ साफ गलत हो गया।
शायद मैंने आपको कर्क और मकर रेखा नहीं बताया। 23.5 डिग्री उत्तर को जो है हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मैंने रेखाएं बताई, बस उसका नाम नहीं बताया वहाँ पे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं ऐसा क्या है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। एकदम सही पॉइंट है ये, अभी हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा कह रहे हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जो है वो विषुवत वृत्त रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो ये बात भी बहुत गलत है। और आगे आप देखिए, चौथा है कि कर्क रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो बहुत गलत बात है, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। जो कर्क रेखा है वो हमारा उत्तरी ध्रुव में जाता है। आप चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इस बार सब कुछ बता देंगे सारी रेखाओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक मध्य से रेखा जाती है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है इसको। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये वाला जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है यानी कि ये जो पृथ्वी का आधा भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे 0 डिग्री से जो 23 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और उसके ऊपर आप जाइएगा तो 66.5 जो डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। आगे आप जाइएगा, ये है 90 डिग्री और इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। हम इधर अगर आ जाएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और अगर हम 66.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे इसे हम बोलते हैं मतलब अंटार्कटिक वृत्त। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो हम इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा, इसमें जो हमने स्टेटमेंट बताया था कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, वो स्टेटमेंट क्यों सही था, क्योंकि आप देखिए ये जो हमारी 0 डिग्री है इसने हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप देखिए कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये 23.5 डिग्री पड़ रही है मकर रेखा, तो इसी वजह से वो स्टेटमेंट सही था। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा भारत देश है वो मतलब कि कहाँ पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। तो याद रखिएगा बाबू कि जो हमारा मतलब इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। हमारा जो इंडिया है उससे एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जो नॉर्थ रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ये हमारे भारत देश के मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरने का मतलब है ये हमारे भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो गुजरात वाला रीजन है यहीं से होकर के ये मतलब स्टार्ट होती है, और लास्ट में आप देखिएगा कि जो मणिपुर है, सॉरी मणिपुर नहीं कहेंगे, जो मिजोरम है ना, वहाँ से फिर एंड हो जाता है कर्क रेखा का भारत देश में, और टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अभी देखिए ऊपर ही मैंने बताया, तो इसको आपको मतलब सॉल्व करने में आसानी ही रहेगी। कह रहे हैं कि ग्लोब पर 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो मतलब रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, पृथ्वी पर कोई रेखा कहीं खींची नहीं गई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मान लिया गया है कटिबंधों को डिवाइड करने के लिए, टेम्परेचर कैसे कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ये मान लिया गया है। अभी देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवित या फिर कर्क रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री। तो जो हमारी 0 डिग्री है वही हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी हेल्प होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे पास भी रेगुलर अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। मेहनत करने में तभी मज़ा आती है जब आपको कोई मतलब हो देखने वाला, ऐसे ही वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, अभी मैंने बताया, तो ये बात एकदम सही है। ये अपने अक्ष पर झुका हुआ अवस्था में है। अब जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो आप देखेंगे जो ग्लोब है ना, चूंकि वो पृथ्वी का ही आकार है, पृथ्वी का ही प्रतिरूप माना जाता है, तो इसको भी आप देखिएगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इवन देखा जरूर होगा, तो ये भी जो है अपनी अक्ष पर झुका हुआ होता है, और ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। और कह रहे हैं कि यह अंडाकार आकृति में है। तो जो हमारी पृथ्वी ही अंडाकार आकृति में नहीं है तो ग्लोब कैसे अंडाकार आकृति में होगा, तो यही इसमें आपको रॉन्ग दिखेगा। चलिए पहले ऑप्शंस तो देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए कह रहे हैं कि, और देखिए इसमें भी देखिए ऑप्शन, मुझे लगता है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। ABC
इसमें जो है ना दरअसल ये नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए बी सी आर राइट। तो अंडाकार आकृति में तो नहीं होगा। एक बार मैंने शायद ये है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसको टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम की है, मैं एक बार इसको चेक करूँगी, फिर ये क्वेश्चन आप ऐसे ही रखिएगा, इसको हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बता देंगे। ये अंडाकार आकृति में नहीं होना चाहिए, और मेरी तरफ से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी एंड सी। फिर भी मैं एक बार रीचेक ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो समताप मंडल के बारे में पूछ रहा है, और ये अब देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है ना उसमें वायुमंडल जो गैसों का बना हुआ गोला है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि समताप मंडल की जो परिस्थितियां हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, और उसके लिए आपको सही कारण क्या है ये बताना है। कह रहे हैं कि उच्च वायुदाब होता है, यानी कि हाई एयर प्रेशर होता है, या फिर कह रहे हैं कि निम्न वायुदाब होता है, या बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, या फिर आंधी वाली परिस्थितियां या तेज पवन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो अपना हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो समताप मंडल होता है वो मतलब कि समताप मंडल में जब आप देखेंगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ठीक ठाक रहता है, यानी कि समान रहता है। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि घटते बढ़ते नहीं रहते हैं, और वहाँ आंधी तूफान ओले इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, यानी कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो आपको समताप मंडल में नहीं देखी जाएंगी। और ये भी जान लीजिए कि ये जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये आपको कहाँ दिखती हैं, तो ये आपको क्षोभ मंडल में दिखती हैं। कहाँ? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला जो मंडल मिलता है हम लोग उसे ही क्षोभ मंडल कहते हैं। टोटल 5 मंडल्स होते हैं, हम किसी अन्य वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज ही थोड़े ना सब कुछ डिस्कस कर लेना है, अब वीडियोस बनती रहेंगी, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जो समताप मंडल है उसमें यही आदर्श स्थितियां होती हैं कि वहाँ पे आप देखिए मतलब कि जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी घटता बढ़ता नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और जो बादल और मौसम संबंधी जो मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, या ये कहें कि उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो आपको समताप मंडल में नहीं दिखती हैं। यही कारण है कि जो जहाज़ है उनको उड़ाने की जो आदर्श स्थिति है वो कहाँ पे मिलती है, तो हमें समताप मंडल में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। और देखिए ये आ गया ओजोन परत, मतलब ये भी उसी से संबंधित है। कौन सी परत में या कौन से मंडल में किस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो चलिए देख लेते हैं। पहले आप देखिए कि क्या पूछ रहे हैं आपसे। आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगलों में से, वैसे ये युग्म होना चाहिए था, युग्म युग्मों से आपको सही मिलान करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। नेक्स्ट तो देखिए जो हमारा कॉलम 1 है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं ताकि ऑप्शन वगैरह सब दिख जाए एक बार में। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है कॉलम 1 में, ओजोन परत दिया है, रेडियो प्रेषण दिया है, और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो दिया है, और पतली हवा, ये आप देखिए ये सी है, ये डी दरअसल है। तो पतली हवा ये डी लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये जो है डी जो है पतली हवा, और एक साइड क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल एंड वाह्य वायुमंडल। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो आप देखिए कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। तो सबसे पहले जो आपको आ जाए आपको उसी को चेक करना चाहिए। देखिए सी का 1 कहाँ दिया हुआ है, तो जो सी का 1 है आप देखिए केवल एक जगह दिया हुआ है। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वजह से हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते चलेंगे। तो ए का हमने ओजोन परत को हालांकि मैंने नहीं बताया था, लेकिन हाँ मौसम संबंधी घटनाएं ये हमने आपको बता दिया था। और एक ओजोन परत, हाँ ओजोन परत जो है ये आपको समताप मंडल में देखने को मिल जाएगी। तो ए का हो जाएगा 3, ए का देखिए 3 यहाँ दिया भी है, डी का हमने सी का हमने देख लिया 1, और बी का देखिए 4 होगा। बी आप देखिए रेडियो प्रेषण, और जो रेडियो प्रेषण है ये कहाँ से आपको आता है, वाह्य वायुमंडल। और नेक्स्ट है अपना जो है पतली हवा, और ये जो पतली हवा है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बहिर्मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए का जो 3, बी का हो जाएगा 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो मंडल वगैरह है ना, फिर चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एक डिस्कस करते चलेंगे। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे जैसे आती जाएंगी, और हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन डोज थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, एक ही दिन में हर चीज़ नहीं बता दिया जाएगा।
वरना ना बहुत मिसमैच कर जाएगा माइंड। फिर हम देखते हैं, अब देखिए ये देखिए जलधारा से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आप सोचिए इस बार ना जो क्वेश्चन पूछे गए थे बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम आप समझिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मैं इस बार का पेपर देख करके मैंने अपना वो पेपर सॉल्व कराया अपने इसी चैनल पे, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड दिन ही उसको मैंने, अब चूँकि मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे तो मुझे तुरंत पेपर नहीं मिल पाया था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था पेपर जो है मिलने में। जब मुझे पेपर मिला तो मैंने उसको सॉल्व कराया। मैं जब पेपर सॉल्व कर रही थी ना तो मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं सीटेट का पेपर सॉल्व ही नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सीटेट वाला जो एग्ज़ाम होता है वो बड़ा लेंथी सा रहता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत मतलब कि डाइवर्सिटी के साथ पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, मतलब वन लाइनर के क्वेश्चंस कई सारे पूछ लिए गए थे। तो इस बार का जो पेपर रहा है वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा बहुत ही ईजी रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम है, आप लोगों ने जलधाराओं के बारे में अगर पढ़ा होगा, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो जलधाराएं जो है ये हमारे जो समुद्र हैं, जैसे प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलती हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में 2-4 हैं, हम लोग इसको देखेंगे कभी ना कभी, मैप में देखेंगे। अब चूँकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो हम लोग जलधाराओं को ज़रूर देखेंगे। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, यानी कि ये जो गर्म मतलब कि गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म ओशन करंट है। और ये वार्म ओशन करंट क्यों है, ठंडी क्यों नहीं है, यही आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अगर ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती भैया तो ये ठंडी जलधारा होती, क्योंकि ध्रुव जो है वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ एकदम ठंडा मौसम रहता है। तो ये तो होगा ही नहीं, पहला तो साफ साफ गलत है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं ये अतर्भीम, यानी ओहो ये अंतर्भूमि होना चाहिए था, क्या क्या लिख देते हैं ये लोग, अंतर्भूमि। तो अंतर जो भूमि है ये इसका जो है अंतर्भूमि तरह से लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि भूमि के नीचे से गर्म होती है, तो भैया जलधाराएं समुद्र में मतलब उठती हैं, जब धरती के नीचे से नहीं निकलती, वो ज्वालामुखी नहीं है कि धरती के नीचे से फट रहा है, तो ये गलत है। कह रहे हैं गर्म पानी के झरने के द्वारा गर्म होती हैं, तो यह बात भी एकदम सरासर गलत है। लेकिन आप देखिए कि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ये बात एकदम सही है। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये भूमध्य रेखा के निकट जो है उत्पन्न होती है, इसी वजह से गर्म होती है। आप देखिएगा जो भूमध्य रेखा जो मतलब कि ओशन करंट्स होती हैं वो भूमध्य रेखा से जो है उत्तर में दक्षिण में सॉरी उत्तर दक्षिण क्यों कहेंगे, ये भूमध्य रेखा के जो है आसपास से ही निकलेंगी। फिर चाहे वो प्रशांत जो है सागर हो उसमें से, या फिर जो है अटलांटिक हो उसमें से, अगर वो नीचे साइड से आएंगी भूमध्य रेखा की तरफ तो वो ज़्यादातर ठंडी होती है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा से उठ करके ऊपर साइड जा रही हैं तो आपको ज़्यादातर ये वार्म ओशन करंट ही मिल जाएंगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी नहीं होगा, दरअसल डी होगा कि ये जो भूमध्य रेखा है उसके निकट उत्पन्न होती है। और भूमध्य रेखा का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म ही होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो है डायरेक्ट प्रकाश उनको मिलता है भूमध्य रेखा पर, सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आपको भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे जो कंट्रीज पाई जाती हैं वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो एकदम करिया भुजवा जैसे हो, सॉरी भुजवा नहीं कहेंगे, काले होते हैं, एग्जैक्टली काजल की तरह। एनीवेज चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। ये युग्म लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित युग्मों का आपको मिलान करना है। एक साइड कृषि के प्रकार है, दूसरी साइड क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन वो जो कृषि का प्रकार है वो किन क्षेत्रों में प्रचलित है, आपको यही देखना है। तो सबसे पहले देखिए स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। और क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र, सघन वन वाले और शीतोष्ण घास के मैदान। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन डी, यही सबसे इजी दिख रहा है कि चलवासी पशुचारण, ये कहाँ पे होगा, तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे घास की उपलब्धता होती है। और सबसे पहले हम इसी को मैच भी कर लेंगे। डी का देखिए आई, दैट मीन्स डी का 1 कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए डी का 1 आपको कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन 2 में देखिए डी का आई, ये आई दैट मीन्स 1 है। तो आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो देख लेंगे। तो ए का देखिए 3 है, ए का क्या हो जाएगा 3, और ए का 3 दैट मीन्स ए है जो हमारा स्थानांतरित कृषि, ये हो जाएगा सघन वन वाले क्षेत्रों में। आप लोगों को पता होगा कि जो स्थानांतरित कृषि है ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। इसमें क्या होता है, जो मतलब कि जनजातीय लोग होते हैं वो मतलब जंगलों को जला करके
उसको एग्रीकल्चर के लायक जो है उस ज़मीन को बनाते हैं और उसके बाद वहाँ फसल उपजाते हैं। जब वहाँ फसल हो जाती है उसके बाद वो लोग फिर उस स्थान को छोड़ कर के दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं और वो जो फसल हुई थी वहाँ पे जो अवशिष्ट बचे थे उनमें आग लगा देते हैं। तो ये जो कृषि है इसको हम लोग, एक तो झूम खेती, अपने नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती के रूप में जाना जाता है। इसको कई जगहों पे कई अन्य-अन्य नामों से जानते हैं। अपने भारत देश में ही कई अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसको जो है झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न जो है कृषि भी कहा जाता है। ये कृषि बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। और अगर आप बार-बार किसी भी ज़मीन को जो है उसमें आग वगैरह लगाते हैं तो वहाँ के जो जीव-जंतु होते हैं, दैट मीन्स जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, जो जैसे केचुआ हो गया, केचुआ जो है वो हमारे कृषि के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो मिट्टी को मतलब कि क्या करता रहता है, हमेशा उसको खोदता रहता है जिससे मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती है और उसका जो मल वगैरह होता है उससे नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। तो ये सब जो कीट पक्षी होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब भी उनमें नष्ट हो जाते हैं। तो उससे जो है जीव जंतुओं की भी हानि हो रही है। दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अनुर्वर भी होता जा रहा है, यानी कि जो वहाँ की धरती है एक टाइम के बाद वो अनुर्वर हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो प्रदूषण है, स्मॉग इतना ज़्यादा हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ भी अभी ये जो झूम खेती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो इसका जो होगा, ए का हो जाएगा 3, कि जो हम लोग स्थानांतरित कृषि देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? स्थानांतरित कृषि हम लोग देखते हैं जहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। हमने चलवासी पशुचारण को देख लिया, अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन तो इसका हमने देख ही लिया क्या है। और हाँ, जो वाणिज्य वाले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वाणिज्य वाला है ना, ये आपको जो है मिल जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान। तो यहाँ जो है की जाती है वाणिज्यिक कृषि। केवल एक बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहाँ की जाती है? तो ये जो सघन क्षेत्र होते हैं यहाँ पे की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे या ना लगे, ये क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए अपना आता है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में आपको बताना है कि जो ऊर्जा संसाधन है उसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है ऊर्जा संसाधन को लेकर के। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि जो बायोगैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। दूसरा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा कह रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यानी कि समाप्य है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। जबकि लास्ट में कह रहे हैं जो पवन ऊर्जा है वो प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप जानिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो ज्वारीय ऊर्जा होती है ये समाप्य नहीं है। ये तो तब समाप्य हो जाएगी जब चंद्रमा ही जो है नहीं रहेंगे। अगर चंद्रमा समाप्त हो जाएंगे तो फिर भाई समाप्ति हो जाएगी, लेकिन वैसे नहीं समाप्त होगी जैसे डीजल पेट्रोल को लेकर के प्रॉब्लम चलती रहती है कि कल को ख़त्म हो जाएंगे, तो उस तरह की प्रॉब्लम इसको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, एकदम सही है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, ये दरअसल एकदम सत्य नहीं है, ये आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन सत्य तो है ही। फिर आप देखिए पवन ऊर्जा, उसमें कोई मतलब कि पॉल्यूशन नहीं होता, ये बात भी एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अपना हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ये गलत होगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन है जो अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने में सबसे सस्ता है? तो ये भैया हो जाएगा हमारा जल मार्ग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मतलब कि समुद्र से यात्रा की जाती है, यानी कि जो माल ढोने का काम जो है जहाज़ों से किया जाता है, पानी वाले जहाज़ों से, ये सबसे सस्ता जो है पड़ जाता है। अगर आप उसको वायु मार्ग से मतलब वायु मार्ग से ले जाएंगे तो आप सभी को पता है कितने ही लोग होंगे इसमें जिन्होंने वायु मार्ग की यात्रा की होगी। अब आप लोग पता नहीं कोई बैठा है कि नहीं, मैंने तो अभी नज़दीक से देखा भी नहीं है भाई, मैं अपना बता रही हूँ, बाकी आप लोगों का तो मुझे नहीं पता। तो ये तो बहुत महंगा है। सड़क मार्ग से भी डीजल पेट्रोल जिस तरह से आग लगती जा रही है उसमें, उसके हिसाब से ये भी बहुत महंगा है। लेकिन जो आप देखिए कि जो जल मार्ग है इसमें यात्रा थोड़ा धीमे होती है, लेकिन ये सबसे सस्ता पड़ जाता है, सबसे सस्ता इसमें आपको यही मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो देखिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो क्या है? अनवीकरणीय बिल्कुल नहीं, नवीकरणीय एकदम सही बात है, मानव निर्मित ये भी गलत बात है, अजैव संसाधन ये भी गलत बात है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मतलब कि पर्यावरण है वो बचा रहे, संतुलित रूप से चलता रहे, तो हमें जो संसाधन है सर्वाधिक किनका यूज करना चाहिए? नवीकरणीय, यानी कि जिनको हम रीयूज कर सकें, इस तरह के संसाधनों का हमें यूज करना चाहिए।
अब भैया आ गया हमारा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा सा है भी, पर अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब फिर से बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं ये 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़ियाँ उठा ली। ये व्यवहार क्या दिखाता है, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें ये, उनके माइंड में ये फिक्स है कि जो मतलब कि आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, या जो आदिवासी लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं और सिर पर उनके मुकुट भी लगाए रहते हैं, साथ में नृत्य भी करते हैं। तो ये सारे जो है उनके माइंड में फिक्स हो गई हैं, इसी वजह से उन्होंने इस तरह दिखने वाली गुड़िया का चयन किया है। तो आप बताइए ये क्या दर्शा रहा है, क्या ये भेदभाव को दर्शा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। भेदभाव में आप देखिए कि लड़की लड़कों में भेदभाव होता है, लड़कियों को कम सामान की उपलब्धता होती है, लड़कों को ज़्यादा सामान की उपलब्धता हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब कि भेदभाव को दिखाता है। रूढ़िवाद भी नहीं है। रूढ़िवाद होता है कि किसी एक चीज़ को लेकर के आपका माइंड फिक्स हो गया है, उससे ज़्यादा कुछ आप उसमें डेवलपमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं। बाबा आजा जो है जो कह के चले गए हैं वही सत्य है, आपका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है, कुछ आप उसमें नया नहीं सोच सकते, तो ये रूढ़िवाद होता है। फिर आप देखिए प्रगतिशीलता, तो ये तो कहीं कहीं तक नहीं दिख रहा है, प्रगतिशील तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप देखिए पूर्वाग्रह, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पूर्वाग्रह। माइंड में अगर कोई एक बात किसी भी चीज़ को लेके फिक्स हो गई हो, जैसे अभी मैंने अभी बताया था ना कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के वो काम नहीं कर सकते हैं, या लड़कों के लिए वो काम नहीं होता, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में रहती हैं इन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ये पूर्वाग्रह को ही दर्शा रहा है। किसी बात को लेकर के आपका माइंड उसी एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। ये बहुत गलत बात होती है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उससे ना आप कोई भी डिसीज़न लेंगे, अगर आप किसी पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर के कोई डिसीज़न लेंगे तो ज़्यादा संभावना रहती है कि वो डिसीज़न आपका गलत हो जाए, डिसीज़न मेकिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह अपने मन में नहीं पालना चाहिए। चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं समय काल की वजह से। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अब क्वेश्चन लेंदी थे तो मेरी क्लास भी लेंदी हो गई होगी, लेकिन आई होप आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। चलिए ये रही आज की अपनी क्लास, और अगर आप लोगों को मज़ा आया, वीडियो पसंद आई, तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई एकदम धुआंधार तरीके से करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।